हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माय ड्रीम क्लासेस के बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हम बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट्स को मैच कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तीन पेपर्स पढ़ने हैं। फिजिक्स में फर्स्ट पेपर है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र, सेकेंड पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड थर्ड पेपर है एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। इसी तरह केमिस्ट्री में भी हमें 3 पेपर पढ़ने हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। और मैथ्स में ये 3 पेपर हैं, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स मैकेनिक्स। ये 3 पेपर मैथ्स में भी हैं। सभी पेपर्स 50-50 मार्क्स के होंगे और अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये नंबर चेंज भी हो सकता है। और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, टोटल 200 मार्क्स। इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री 50-50 मार्क्स के, और इसमें प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स का ये भी होता है। और इसी तरह से मैथ्स में भी 3 पेपर, जिसमें से फर्स्ट पेपर होगा 65 मार्क्स का, सेकेंड भी 65 और थर्ड पेपर होता है 70 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स। तो ये है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। और एक चीज़ हमने पहले ही बोल दिया है, यूनिवर्सिटीज़ वाइज ये चेंज हो सकता है, तो इसलिए आप अपने सिलेबस को देख लीजिएगा। अब ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब में हमें 4-4 यूनिट्स पढ़ने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब आज से हम फिजिक्स का फर्स्ट पेपर शुरू करने जा रहे हैं, तो इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र, इसमें हमें 4 यूनिट्स पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में हमें इंटरफेरेंस के बारे में बात करना है। इंटरफेरेंस, जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ा भी है इससे पहले। सेकेंड यूनिट में हमें डिफ्रैक्शन के बारे में बात करना है, डिफ्रैक्शन। थर्ड यूनिट में पोलराइजेशन और इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, पोलराइजेशन। एंड फोर्थ यूनिट, इसमें हमें लेज़र के बारे में बात करना है। ओके, तो फर्स्ट यूनिट इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस क्या होता है, इसके बारे में आपने क्लास 12th में पढ़ा है। यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जब किसी मीडियम में सेम फ्रीक्वेंसी की 2 वेव्स जो कि कोहेरेंट सोर्स से जा रही होती हैं एक साथ, तो इन दोनों वेव्स की ओवरलैपिंग की वजह से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वेव की, वो चेंज हो जाती है। कुछ प्लेसेस पर ये इन दोनों की इंटेंसिटी के सम से भी अधिक हो जाती है, तो कुछ प्लेसेस पे ये 0 हो जाती है। तो ये जो फेनोमेना है, यानी कि इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इसमें, इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। यानी जब किसी मीडियम में 2 वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की और कोहेरेंट सोर्स से आने वाली एक ही साथ चलती हैं, तो इनके ओवरलैपिंग की वजह से इनकी इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इट मीन्स कुछ प्लेसेस पे इनकी इंटेंसिटी बहुत अधिक हो जाती है, तो कुछ प्लेसेस पे बहुत कम हो जाती है। ये जो फेनोमेना है इंटेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का, इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। जिन पॉइंट्स पर ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, वहाँ पर हुए इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जिन प्लेसेस पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है, उन प्लेसेस पे हुए इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसी को हिंदी में संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के नाम से जाना जाता है। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में बात करेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है। जब 2 वेव्स व्यतिकरण करती हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन किस तरह से निकाला जाता है। व्यतिकरण को
प्रैक्टिकली किस तरह से देखा जा सकता है, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे और भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने क्लास 12th में केवल एक ही एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिससे कि आप इंटरफेरेंस को देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग बात करेंगे, फ्रेनल्स बाइप्रिज्म के थ्रू भी हम चाहें तो इंटरफेरेंस की घटना को देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली डिटेल में हम जब चैप्टर के पढ़ाएंगे तब वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलने वाली हैं जो आपने पहले नहीं सोची थी या नहीं पढ़ी होंगी। तो अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक, सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में हम लोग डिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। इसे हिंदी में विवर्तन कहते थे। ये क्या होता है, जब कोई लाइट वेव, हम जानते हैं कि जो लाइट वेव होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन जब इसके रास्ते पे कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, कोई रुकावट आ जाता है, तो यहाँ पर ये हल्का सा, जो कि स्ट्रेट लाइन में चलने वाली लाइट होती है, वो हल्का सा बेंट हो जाती है। ये जो फेनोमेना है, इट मीन्स द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस ऑफ ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब ये डिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, इसका एक्शन किस तरह से होता है, उन सब के बारे में डिटेल में हम लोग चैप्टर जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक, ये होता है पोलराइजेशन, यानी हम पोलराइजेशन के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे, पोलरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। पोलराइजेशन क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जो लाइट होती है, ये भी क्लास 12th का ही टॉपिक है। हम जानते हैं कि जब लाइट चलती है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो वाइब्रेट करते हैं और इनका वाइब्रेशन लाइट के चलने के परपेंडिकुलर हर डायरेक्शन में होता है। और ऐसी जो लाइट होती है उसे हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट, यानी एक ऐसी लाइट जिसमें सभी डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस मौजूद हों, मीडियम के पार्टिकल सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशंस करते हों। और यही लाइट जब कुछ विशेष प्रकार के क्रिस्टल्स जैसे पोलराइड से पास कराते हैं हम, तो इन पोलराइड से पास होने पर ये जो लाइट होती है उसमें केवल कुछ डायरेक्शन के वाइब्रेशंस ही बचते हैं, बाकी वाइब्रेशंस रोक दिए जाते हैं। और ऐसी लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइजेशन के बारे में हम लोग वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा जो चौथा यूनिट है उसमें हम लोग लेज़र के बारे में बात करेंगे। लेज़र के बारे में आपने सुना होगा। तो इस तरह से इस पेपर में हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज से हम इसका फर्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे। माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। तो अज्ञान के इस अंधेरे को दूर करने के लिए ज्ञान का दिया जलाते हैं और उससे निकलने वाले रोशनी के बारे में, यानी लाइट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लाइट या प्रकाश क्या होता है, ये कैसे बना होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इन सब के बारे में ही स्टडी करते हैं हम ऑप्टिक्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट होती क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट सेंसेशन टू आवर आइज, यानी लाइट एक तरह की एनर्जी होती है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। एक्चुअली जब किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आइज में आती है तो वो लाइट उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज हमारी रेटिना पर बनाती है और रेटिना से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे माइंड के पास जाते हैं जो उस इमेज का इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को देते हैं। माइंड अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उस इमेज को रीड करता है और हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देता है इस तरह से। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आप पहले से पढ़े हुए हो क्लास 12th में। यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हमने क्लास 12th में रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये दो पार्ट्स में लाइट को स्टडी किया था। रे ऑप्टिक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। हम वेव ऑप्टिक्स के आगे की चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम लाइट को
तरंग या वेव कंसीडर करके चलेंगे। तो लाइट कैसे बना होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लाइट के नेचर के बारे में 4 थ्योरीज हैं जो ज़्यादा प्रचलित हैं। तो पहला जो थ्योरी है लाइट के नेचर को डिस्क्राइब करने वाली, वो है कर्पस्कुलर थ्योरी। दूसरी थ्योरी है वेव थ्योरी। तीसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और चौथा है क्वांटम थ्योरी। ये सभी थ्योरीज अलग अलग समय पे दी गई थी। अलग अलग वैज्ञानिकों ने जिस तरह से लाइट को स्टडी किया उस तरह से अपने अपने मत देते गए और उसमें जो ड्रॉबैक्स थे उनको रिमूव करते हुए कुछ नई थ्योरीज बनाई गई और लाइट के कुछ और फेनोमेनाज को उसके हेल्प से डिस्क्राइब किया गया। तो जो कर्पस्कुलर थ्योरी है इसको न्यूटन के द्वारा दिया गया था 1675 में। सर आइजैक न्यूटन ने इसको दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि सभी ल्यूमिनस बॉडीज एक स्मॉल टीनी लाइट और इलास्टिक पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली एमिट करती हैं जो लाइट की स्पीड से मीडियम में सभी डायरेक्शन में स्प्रेड होता है। ये जो पार्टिकल है उसको कर्पल्स बोलते हैं और इसीलिए इस थ्योरी को कर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, कर्पस्कुलर थ्योरी में लाइट को माना गया है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और ये पार्टिकल बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं और इस वजह से ये बहुत हाई स्पीड के साथ यानी कि लाइट की स्पीड के साथ किसी मीडियम में प्रोपगेट कर सकते हैं। इन पार्टिकल्स को कर्पल्स कहते हैं और इस थ्योरी को कर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं। ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था और ये थ्योरी उस समय बहुत फेमस हुई थी। इस थ्योरी के बेस पर लाइट के बहुत सारे फेनोमेनास को डिस्कस भी किया गया था, डिस्क्राइब भी किया था। जैसे इस थ्योरी ने सक्सेसफुली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लाइट के और भी जो प्रॉपर्टीज होती है उनको डिस्कस किया था, उसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था। ये थ्योरी उस समय की एक पॉपुलर थ्योरी थी जो न्यूटन के द्वारा दी गई थी। न्यूटन के कुछ सालों के बाद क्रिश्चियन हाइजेन ने 1678 में वेव थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बोला कि लाइट एक्चुअली वेव्स हैं, यानी कि एक डिस्टर्बेंस है जो किसी मीडियम में प्रोपगेट होती है। और उन्होंने ये माना कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जो किसी मीडियम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्प्रेड होती है, फैलती है, चलती है। और इसको चलने के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सल मीडियम की कल्पना की थी जिसको ईथर कहते हैं। और इस थ्योरी की बेस पर सक्सेसफुली इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सक्सेसफुली डिस्क्राइब भी किया। बट बाद में फ्रेनल और यंग ने प्रूव किया कि लाइट एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ये एक ट्रांसवर्स वेव है। और फिर इस थ्योरी से लाइट के कुछ और प्रॉपर्टी जैसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब जो फेनोमेनाज है लाइट में उनको भी, या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इनको भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया, जो कि न्यूटन की कर्पस्कुलर थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। ओके, अब हम लाइट की थर्ड थ्योरी जो लाइट के नेचर को डिस्क्राइब करती है उसके बारे में बात करते हैं। ये थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये थ्योरी मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया था 1862 में। मैक्सवेल ने ये माना कि लाइट एक्चुअली एक तरह की
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, वैरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई एक वेव है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जो कि लाइट की स्पीड से मीडियम में प्रोपगेट होती है, वैक्यूम में प्रोपगेट होती है। तो मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच प्रोपगेट इन ए मीडियम विद द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने माना कि लाइट एक्चुअली एनर्जी के छोटे छोटे बंडल से मिलकर बना होता है और इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्वांटा कहते हैं, क्वांटा या इसी को फोटोन कहते हैं। हर फोटोन की अपनी एक एनर्जी होती है जो कि h न्यू के इक्वल होती है, जहाँ पे न्यू है फ्रीक्वेंसी और h को हम बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। तो प्लांक की क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि लाइट एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट से मिलकर बना होता है, जो कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड से प्रोपगेट होते हैं। ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं इन्हें हम क्वांटा या फिर फोटॉन्स कहते हैं, और हर फोटॉन की जो एनर्जी होती है h न्यू के इक्वल होती है। यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी है, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग फोटॉन की एनर्जी अलग अलग हो सकती है, जो कि h न्यू के मल्टीपल में हो सकती है, यानी h न्यू, 2h न्यू या 3h न्यू। इस तरह से ये जो फोटॉन की एनर्जी है वो हो सकती है। तो इन्होंने माना कि लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या फोटॉन्स से मिलकर बनी हुई है। बाद में आइंस्टीन ने इनकी इस थ्योरी को और ज़्यादा एक्सपेंड किया और इसकी हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब किसी मेटल शीट पर लाइट को इंसिडेंट किया जाता है तो इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इस फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो का मतलब लाइट, क्योंकि लाइट इंसिडेंट किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट हो रहे हैं, तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। तो इस फेनोमेना को आइंस्टीन ने प्लांक की क्वांटम थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन किया था, जो आपने क्लास 12 में पहले पढ़ा हुआ है। तो ये थे 4 थ्योरीज जिससे लाइट के नेचर के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। ये हम बस आपको एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बता रहे हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर रहे लाइट के बारे में, और जब हम वेव पढ़ना स्टार्ट करें तो वहाँ पे आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज अपने आप याद हो जाए, कोई लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट लर्न नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि रटना पड़े आपको। तो इस चीज़ को याद रखिए कि बीएससी में आप फिजिक्स को रट नहीं सकते हैं, सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, तो इस वजह से आपको हर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसलिए मैं आपको ये सब जो चीज़ें बता रहा हूँ, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, बट इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रहेगी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। लाइट वर्ड जो आता है उसके बाद ये वर्ड जब आप सुनते हैं तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि लाइट का जो नेचर है वो क्या हो सकता है, वो किस तरह से बना हुआ है और किस तरह से प्रोपगेट होता है। अब हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है और इंटरफेरेंस को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ जो सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं इंटरफेरेंस क्या होता है और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ जो सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी स्टडी करते हैं। तो इंटरफेरेंस देखिए क्या होता है, जब किसी मीडियम में 2 सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स, 2 वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जो कोहेरेंट सोर्स से निकल रही हैं। कोहेरेंट का मतलब समझिए, एक ऐसा सोर्स जिससे निकलने वाली जो वेव्स हैं उनके बीच में फेज कांस्टेंट हो, वो चेंज न हो। तो अगर 2 वेव्स जो लगभग सेम फ्रीक्वेंसी की हैं
और एक कोहेरेंट सोर्स से निकल रही हैं। तो ये जब दोनों वेव्स साथ साथ किसी मीडियम में चलती हैं तो इससे एक जो रिजल्टेंट वेव होती है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा, जो उससे जो थर्ड वेव हम कह सकते हैं जो प्रोड्यूस होगी, उसकी इंटेंसिटी इन दोनों ही वेव्स के सम से भी अधिक होती है कुछ पॉइंट पर, तो कुछ पॉइंट पर जीरो या बहुत कम होती है। तो ये जो डिफरेंट फेनोमेना है, यानी कि इन दोनों के ओवरलैपिंग से जो थर्ड वेव प्रोड्यूस हो रही है या इनका जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस हो रही है, उसकी इंटेंसिटी इन दोनों की इंटेंसिटी से डिफरेंट आ रही है। इस फेनोमेना को ही हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इस फेनोमेना को समझने के लिए कुछ और टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वेव, ये वेव होता क्या है? तो वेव एक डिस्टरबेंस होता है। वेव इज ए डिस्टरबेंस। वेव एक तरह का डिस्टरबेंस होता है जिससे कि किसी मीडियम में जब ये चलता है तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और इससे एनर्जी प्रोपगेट होती है। ध्यान समझिए, वेव एक तरह की डिस्टरबेंस है जिससे कि एनर्जी ट्रेवल करती है। आपने देखा होगा जब किसी शांत जल में आप पत्थर फेंकते हो तो पत्थर जिस पॉइंट पर आप फेंकते हो उसके चारों ओर इस तरह से लहरें बनने लगती हैं। तो ये जो लहरें हैं वो क्या कर रही हैं? एनर्जी को आगे प्रोपगेट करती हैं। और इसमें आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे पत्थर फेंका तो देखिए ये किस तरह से मोशन करता है। यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं अप एंड डाउन, इस तरह से जिस पॉइंट पर आपने फेंका वहाँ का पार्टिकल, यानी कि वहाँ पे जो वाटर है उसके पार्टिकल्स थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, इस तरह से अपने प्लेस पर रह के। याद रखिए, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो आगे नहीं बढ़ते हैं, वो अपने प्लेस पे ही रहते हैं, एनर्जी को आगे प्रोपगेट कराते हैं। तो इस तरह का जो डिस्टर्बेंस है इसी को हम बोलते हैं वेव। या फिर जब आप किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देते हैं, कोई स्प्रिंग है उसको छोड़ दीजिए खींचकर, तो वो क्या करती है? इस तरह से वाइब्रेट करती है। जो डिस्टर्बेंस होता है वो इस तरह से ट्रैवल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो ये भी एक वेव का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से आप जब किसी रस्सी में एक तरफ बांध कर उसको दूसरे तरफ से झटका देते हैं तो उस तरह की कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सब वेव या डिस्टर्बेंस के एग्जाम्पल हैं। जब भी कोई वेव ट्रेवल करती है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, बट अपने पोजीशन को वो छोड़ते नहीं हैं और इनके वाइब्रेशन से जो एनर्जी होती है वो आगे की ओर ट्रेवल करती है। तो ये जो डिस्टर्बेंस है उसी को हम वेव कहते हैं। अब मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि जब वेव चल रही है तो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इनके वाइब्रेशन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो वेव्स हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है? अगर मान लीजिए जो एनर्जी है वो इस तरह से इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और मीडियम के पार्टिकल्स जो वेव है उसके प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इस तरह से वाइब्रेट हो रहे हैं, जैसा कि वाटर के केस में आपने देखा था या फिर रस्सी के केस में आपने देखा था। तो इस तरह की वेव को हम बोलते हैं देखिए, मान लीजिए कोई वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, ये वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन है और वेव जब चलती है तो वेव एक डिस्टर्बेंस है जिससे मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। तो अगर मीडियम के पार्टिकल्स वेव के डायरेक्शन के एलॉन्ग, वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के एलॉन्ग ही इस तरह से बैक एंड फोर्थ मोशन करें तो इस तरह के वेव को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसा कि आपने स्प्रिंग में देखा था, जब आप स्प्रिंग को खींचकर छोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे मीडियम क्या है? स्प्रिंग का मटेरियल,
और एनर्जी इस तरह से, मान लीजिए आपने खींच के छोड़ा तो एनर्जी इस तरह से ट्रेवल की, और मीडियम के मटेरियल भी देखिए पार्टिकल्स भी इसी तरह से उसी डायरेक्शन के एलॉन्ग बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहे हैं। तो ये जो स्प्रिंग वेव में वेव प्रोड्यूस होती है वो एक तरह की लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो गई। ठीक है, अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? दूसरी जो वेव होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? अगर मान लीजिए ये वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन है और मीडियम के पार्टिकल्स इसके प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अप एंड डाउन इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इस तरह के वेव को, जो कि मीडियम के पार्टिकल्स को वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कराती है, ऐसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल देखिए, जो आपका वाटर में जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं या फिर रस्सी में जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर बिकॉज वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये जो वेव हैं वो ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल में आएंगे। इसके अलावा लाइट वेव्स भी अप्रूव हो चुका है कि ट्रांसवर्स वेव हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, साउंड वेव। जो साउंड है वो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, बिकॉज जब साउंड प्रोपगेट होता है तो एयर के पार्टिकल्स साउंड के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के अलोंग ही वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया वेव और उसके टाइप्स। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक वेव फ्रंट के बारे में। वेव फ्रंट एक ऐसा लोकस होता है या एक ऐसा सरफेस होता है जिस सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो सब के सब एक ही फेज में वाइब्रेट करते हैं। अब ये फेज क्या है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, वेव फ्रंट इज ए लोकस ऑफ सच particles of medium which vibrate in the same phase। जैसे आप देखिए, तो जब आपने पत्थर फेंका पानी में, तो यहाँ वाला जो पार्टिकल था, यहाँ वाला पार्टिकल था, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये सभी पार्टिकल, यानी इससे अगर हम एक रेडियस या कोई भी डिस्टेंस लेके एक सर्कल ड्रॉ करें, तो इस सर्कल पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब एक साथ ऊपर जाएंगे और एक साथ नीचे जाएंगे, यानी ये सेम फेज में वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो ये जो आपका सरफेस हुआ, ये जो लोकस हुआ जिसपे सभी पार्टिकल्स एक ही फेज में हैं, इसे हम कहेंगे वेव फ्रंट। ठीक, इसे हम वेव फ्रंट कहेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये एक वेव फ्रंट है, इसी तरह ये वाला भी एक वेव फ्रंट है, ये भी एक वेव फ्रंट है। देखिए ये सब क्या है, एक वेव फ्रंट्स हैं। क्लियर। तो वेव फ्रंट एक लोकस होता है जिस पर मीडियम के सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज वेव फ्रंट कितने टाइप्स का हो सकता है। तो वेव फ्रंट 3 तरह का हो सकता है। फर्स्ट वन इज स्फेरिकल, सेकेंड वन इज प्लेन एंड सिलेंड्रिकल। अब ये स्फेरिकल कब होगा, प्लेन कब होगा और सिलेंड्रिकल कब होगा, तो ये डिपेंड करता है सोर्स यानी जो लाइट सोर्स है जिससे वेव्स निकल रही हैं, अगर उसके नज़दीक वो एक पॉइंट सोर्स है तो उसके नज़दीक हम अगर देखें तो जो वेव फ्रंट्स होंगे वो स्फेरिकल आपको मिलेंगे। ठीक, और अगर यही लाइट वेव्स से बहुत दूर चले जाएं तो ये वेव्स लगभग पैरेलल हो जाती हैं, तो वहाँ पे वेव फ्रंट जो होगा वो आपको एक प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। क्लियर। और अगर लाइट सोर्स लीनियर है तब जो वेव फ्रंट होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। अब ये पॉइंट सोर्स कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी स्फेरिकल जो वेव फ्रंट है वो कब मिलता है, किस तरह से। तो सिंपली मान लीजिए आपने कोई सोर्स लिया, कोई बल्ब ले लिया,
इसको प्रोड्यूस प्रैक्टिकली कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए एक बल्ब है, इसको आप एक बक्से में बंद कर दीजिए और यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दीजिए। तो अब ये जो होल है वो एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा और इससे लाइट सभी डायरेक्शन में प्रोपोगेट होंगी। तो अब ये जो सोर्स है वो एक पॉइंट सोर्स माना जा सकता है और यहाँ पे जो वेव फ्रंट्स मिलेंगे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे और बहुत दूर जाने पे यही वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट हो जाते हैं। ओके, और आप लीनियर सोर्स कैसे प्रैक्टिकली बना सकते हैं? तो सिंपल ऐसे ही करिए। आप मान लीजिए ये एक 3D बॉक्स हो गया और इसके अंदर आपने एक बल्ब रखा हुआ है, ये हो गया बल्ब, और यहाँ पे एक इस तरह का स्लिट बनाइए। ठीक, तो इससे आप देखेंगे कि जो वेव्स निकलेंगी, ये जो वेव्स निकलेंगी इसकी वजह से, देखिए इसको समझने की कोशिश करिए, कुछ वेव्स डिफ्रैक्शन की वजह से इधर मुड़ेंगे, कुछ इधर मुड़ेंगी। तो अब ये जो वेव फ्रंट आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। ये पूरा सिलेंडर नहीं होगा, ये हाफ सिलेंडर ही होगा। तो कुछ इस तरह से आपको, यानी ये लोकस होगा, ये सरफेस होगा जिस पे सभी जो पॉइंट्स होंगे वो सेम फेज में होंगे। तो ये आपको सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल नहीं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इस तरह से मिलेगा। जब लाइट सोर्स ऑफ लाइट अगर लीनियर है इस तरह का, तो वेव फ्रंट जो मिलेगा वो होगा सिलेंड्रिकल। अगर ये पॉइंट सोर्स है तब जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा, और सोर्स से दूर जाने पे जहाँ पे लाइट रेस पैरेलल हो जाती है वहाँ पे जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। ओके, तो ये 3 शेप का वेव फ्रंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, फेज, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो जब कोई वेव चलती है तो आप जानते हैं मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं उनके वाइब्रेशन में कुछ टाइम लगता है और एनर्जी को, वेव को प्रोपोगेट होने में कुछ टाइम लगता है। तो इस तरह से मान लीजिए कोई वेव, ये एक वेव का हमने दिखा दिया डायग्राम, कोई वेव चल रही है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये मीन पोजीशन को दिखा रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का है वो 0 है। ठीक है, देखिए कुछ ये टाइम एक्सिस है और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पर जब टाइम 0 था तो पार्टिकल इस पॉइंट पे है, इस टाइम पर देखिए पार्टिकल यहाँ पे है, इस टाइम के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा, y की वैल्यू और बढ़ी, इस पॉइंट पर और बढ़ा, मैक्सिमम हो गया, इस पॉइंट पर फिर से कम हुआ, इस पॉइंट पर देखिए इस इतने टाइम पर और कम हुआ, इतने टाइम के बाद 0 हो गया, फिर देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, अब इधर बढ़ रहा है और बढ़ा डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम हो गया, फिर घट रहा है, 0 हो गया। ठीक है, तो जो वेव है उसमें, उसके प्रोपगेशन में जो पार्टिकल आपको दिख रहा है, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से एक तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाए, फिर मीन पोजीशन पे आए, फिर अपना डायरेक्शन चेंज करके दूसरी तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करे और फिर 0। इतने पीरियड को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। जितने पीरियड में ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम, फिर मीन पोजीशन पे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम और फिर मीन पोजीशन पे आए, तो ये कहलाता है टाइम पीरियड। और इसे हम बोलते हैं एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन, 1 वाइब्रेशन और 1 ऑसिलेशन। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, यही कहलाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये या ये दोनों क्या कहलाएंगे? एम्पलीट्यूड कहलाएंगे। इसको ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ये और ये जो एक वाइब्रेशन है, इसमें जितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है पार्टिकल,
एक वाइब्रेशन में पार्टिकल जितना दूर चला जाता है हॉरिजॉन्टली वो कहलाता है इसका वेव लेंथ। ओके, ये जो मैक्सिमम पोजीशन पे पार्टिकल है ये कहलाता है इसका पोजीशन, इस पोजीशन को क्रेस्ट कहते हैं और इसे कहते हैं ट्रफ। ये है ट्रफ। तो हम कह सकते हैं क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। ठीक है, और अलग अलग वेव की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे अगर कोई भी वेव है वो रेड कलर की है तो उसकी वेवलेंथ अधिक मानी जाती है। विजुअल लाइट की बात कर रहे हैं तो विजुअल लाइट में रेड कलर का वेवलेंथ अधिक होता है, वायलेट का कम होता है। एक्चुअली जो कलर है वो जो विजुअल लाइट का कलर है वो वेवलेंथ से ही डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये हो गया वेवलेंथ। अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे तो हमने बोला टाइम पीरियड, और एक सेकेंड में ऐसे जितने वाइब्रेशंस कोई पार्टिकल कवर करता है, कंप्लीट करता है, वही कहलाता है उसकी फ्रीक्वेंसी, और उसका यूनिट होता है हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड का मीटर, वेवलेंथ का भी मीटर। ओके, तो ये है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिए फिर से, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और वन ऑसिलेशन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो या क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या ट्रफ से ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ये कहलाता है वेवलेंथ। इसको भी मीटर में मेजर करते हैं। और एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस ऐसे कोई वेव कंप्लीट करती है। जैसे अगर हम बात करें जो हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट आता है तो वो एक सेकेंड में 50 वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है, यानी वो एक सेकेंड में 50 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लेता है, यानी 100 टाइम्स उसकी वैल्यू मैक्सिमम और 100 टाइम मिनिमम होती है। तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ऐसे ही हर वेव की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक्चुअली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी अधिक है तो उसका वेवलेंथ कम होगा, और फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ अधिक होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये वेव है और ये वेव है, इन दोनों में इस वेव की फ्रीक्वेंसी अधिक है क्योंकि एक सेकंड में ज़्यादा ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी ये, लेकिन इसका वेवलेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फेज। फेज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी भी वेव के पोजीशन और डायरेक्शन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई वेव है, इस तरह से चल रही है। ठीक है, तो एक ऐसी क्वांटिटी जो इसके पोजीशन और डायरेक्शन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करे। जैसे अगर ये वेव है, इस वेव के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है साइन ए साइन ओमेगा टी। ये ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और ओमेगा टी ये जो आपको दिख रहा है ये ओमेगा टी ही फेज कहलाता है। ये एंगल एक्चुअली अगर हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं पार्टिकल का पोजीशन क्या है और डायरेक्शन। जैसे अगर कोई बोल दे कि ये जो फेज है वो है इस समय 90 डिग्री, यानी पार्टिकल यहाँ पे है और इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये कोई बोल दे कि ये जो फेज है वेव का वो 180 डिग्री, यानी पार्टिकल यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह से ये जो आपको ओमेगा टी दिख रहा है वो किसी भी वेव के पोजीशन और डायरेक्शन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं फेज। तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको जानना ज़रूरी था इंटरफेरेंस को समझने से पहले। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंटरफेरेंस क्या होता है, उसके लिए जो सुपरपोजिशन लॉ यूज़ करते हैं इंटेंसिटी पता करने के लिए, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो से हेल्प मिल रही है तो इस हेल्प को आगे स्प्रेड करिए अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और जो नोट्स है इस चैप्टर्स के वो मैं आपको व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको
जो नोट्स हैं वो भी कंटिन्यूअसली मिलते रहें। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी मैं टाइम टाइम पर उसमें सेंड करता रहूँगा और प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे थोड़ा सा रिवाइज करिए, उसको पढ़िए। और आज के लिए बस इतना ही। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।